आज की वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 11.3। प्रीवियस लेक्चर में हमने 11.1 और 11.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी। अब 11.3 एक्सरसाइज करने से पहले हम कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही हम 11.3 एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम एक चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले बेसिक में वो है व्यंजक। ठीक है, व्यंजक मीन्स एक्सप्रेशंस। ठीक है, जो संख्याओं को, प्राकृतिक संख्याओं को मिलके बनेंगे ये व्यंजक। जैसे हमने एक व्यंजक बनाना है, मैं एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाती हूँ। ठीक है, जैसे आगे 2। अब हमने इसमें एक ऑपरेशन लगाना है। ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस या भाग या गुना। ठीक है, माइनस कर दो 3 गुना 4। ये क्या बन गया है? ये बन गया पूरा एक एक्सप्रेशन, मतलब एक व्यंजक। क्या बन गया है? व्यंजक। मतलब जिसमें किसका प्रयोग हुआ है? इसमें गुणा, योग का, गुणा का या भाग का। ठीक है, या प्लस माइनस जिनका भी। ठीक है, जैसे आ गया 3 + 4 × 4 - 5 × 3। ये भी क्या हो गया? एक एक्सप्रेशन बन गया, एक व्यंजक बन गया जिसमें गुणा या फिर योग का प्रयोग हुआ है इसमें। ठीक है, अब और एग्जाम्पल से समझते हैं। और इसमें व्यंजक आपको समझ आ गया होगा कि क्या है। ठीक है, ये व्यंजक है हमारे पास, एक एक्सप्रेशन सा बना है एक, जिसमें संख्याओं का प्रयोग हुआ है। उसमें हम इनको गुणा, घटा, जमा एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ने हैं चरों वाले व्यंजक। चर हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था। ठीक है, चर क्या होता है? कोई भी चीज़ हो सकती है या जिसकी कोई वैल्यू हो और वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती। जैसे मान लो n, इसको हम n, p, x, y, z किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0, 1, 2, 3 या फिर इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अब हम चरों वाले व्यंजक, ऐसे व्यंजक जिसमें चर इन्वॉल्व होंगे वही व्यंजक होंगे ना चरों वाले व्यंजक। जैसे सपोज 2x। ठीक है, ये क्या है? एक चर है। +3, हम योग का प्रयोग कर रहे हैं। -4y। ठीक है, इसमें दो चर का प्रयोग किया मैंने, तो ये क्या हो गया? एक चर वाला व्यंजक हो गया। नहीं तो अब इधर तक भी तो क्या होगा? ये चर वाला एक व्यंजक बन जाएगा। ठीक है, जिसमें चर का प्रयोग हो रहा है और ये टोटल क्या, ये पूरा क्या है? एक व्यंजक बन रहा है, जिसमें और हम कौन से ऑपरेशन का प्रयोग कर रहे हैं? प्लस वाले ऑपरेशन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यही था इसमें मेन। तो अब चलते एक्सरसाइज 11.3 पे। ठीक है, चलिए 11.3 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हमारे पास 3 संख्या दी गई है, 5, 7 और 8। इन 3 संख्याओं से हमने व्यंजक बनाने हैं बिना चर वाले। ठीक है, जिसमें कोई भी चर का प्रयोग नहीं हुआ। एग्जाम्पल संकेत में आपको दिया भी है, उन्होंने बना के, तो वैसे नहीं बनाए हैं। और उसमें हमने क्या क्या करना है? एक तो योग का, एक घटाने का प्रयोग करना है और एक गुणन का। इन 3 ऑपरेशन का प्रयोग करके हमने क्या बनाना है? और रकम क्या होनी चाहिए? जैसे 5, 7, 8 है, ये रिपीट नहीं होनी चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन में दिया है, तो हमने कितने बनाने हैं उदाहरण इसके? हाँ, चलिए 2-3 उदाहरण बना देते हैं। जैसे ये आ गया 5, एक ही बार यूज करना है, इसको गुणा कर दो 7। ठीक है, -8 लिख दो ब्रैकेट में, और एक तो ये बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है, ऐसे बना दो कुछ। 8 कर दिया, एक आ गया +5 कर दो, अंदर आ गया 5, चाहे इधर से कर दो 5 - 7। ठीक है, ये मल्टीप्लाई मतलब इनटू भी हो गया और प्लस भी आ गया। आया समझ? चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है हमारे पास कि हमारे पास कुछ व्यंजक दिए गए हैं, ए से लेके एफ तक, और इसमें हमने बताना है कि इनमें से कौन से व्यंजक ऐसे जिसमें संख्याओं का ही प्रयोग हुआ है, मतलब जिसमें कोई चर नहीं है। ठीक है, तो पहले ए पे चलते। ए पे तो y है, यानी चर है, ये तो नहीं होगा। बी पे देखो 7 × 20 - 8 z, यहाँ पे भी z है, ये भी चर है, ये भी नहीं होगा। अगले चलते 5 × 21 - 7 + 7 × 2, यानी कि इसमें कोई भी चर नहीं है। एक तो ये हो जाएगा हमारे पास सी वाला। ठीक है, एक ये वाली है जो बिना चर वाली, जिसमें संख्याओं का ही प्रयोग हो रहा है जिस व्यंजक में। अगला है डी, इसमें भी सिर्फ संख्या ही है 5। ठीक है, ई में भी x है, इधर x आ गया, इधर n आ गया। ठीक है, इसमें तो चर हो रहे हैं। इन्होंने पूछा था कि बिना चर वाले, जिसमें सिर्फ संख्याओं का प्रयोग हुआ है, वही वाले व्यंजक इन्होंने बोला था। ठीक है, तो डी और सी इसमें ऑप्शन आ गए। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास कुछ व्यंजक दिए गए हैं, इसमें हमने छांटना है इनको, और किस तरह से कि इसमें ऑपरेशन लगाए हैं। एक है योग और अवकलन जो हम घटा के लिए बोलते हैं। ठीक है, या गुणन या विभाजन। ठीक है, घटा लिख देना तुम। योग, गुणन, विभाजन या अवकलन। ठीक है, अवकलन तो पहचानते हैं। फर्स्ट वाले में चलते हैं। इसमें z+1 कौन सा ऑपरेशन लगा है? प्लस मतलब योग का लगा है, तो ये है योग। ठीक है, योग हो गया ये, कॉमा इसमें घटा का यानी अवकलन। नेक्स्ट है कोमा लगा के y+17, फिर से योग है वापस से, इधर y - 17 मतलब फिर से घटा हो रहा है ना, माइनस आ रहा है, अवकलन।
सॉरी अवकलन। अगला चलते हैं, अगला है 17y। ये क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है एक दूसरे के साथ, ठीक है। 17y जमा घटा कुछ नहीं हो रहा है, गुणा हो रहा है, ठीक है। तो ये गुणा आ गया, गुणन। नेक्स्ट है y डिवाइडेड बाय 17, y बटा 7 मतलब ये क्या है, विभाजन हो रहा है, इसमें विभाजन का ऑपरेशन लग रहा है, विभाजन। और वापस ये क्या आ गया 5z गुणन, ठीक है। सी वाले में देखो 2y प्लस 17, यहाँ पे क्या हो रहा है 2y प्लस 7, यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणा भी हो रहा है और साथ में योग भी हो रहा है, मतलब ये वाला आ गया गुणन, ठीक है। 2y गुणा हो रहा है, गुणन व योग, ठीक है, कोमा ये वाला क्या हो रहा है 2y माइनस 17, ये साथ में गुणन हो रहा है और घटा हो रहा है, घटा हो रहा है ना, माइनस आया है इधर, गुणन व अवकलन, ठीक है। डी वाला आपके लिए एक्सरसाइज है, बस ये बताना था, इसमें बहुत सिंपल था, ऑपरेशंस बताने थे कि किस व्यंजक में कैसे ऑपरेशंस लग रहे हैं, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन पे बोल रहा है ये, फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए, ठीक है, हमने व्यंजक देने हैं। तो पहला पढ़ते हैं, फर्स्ट में इन्होंने लिखा है p में 7 जोड़ना, ये बोल रहे p में 7 जोड़ना, p हमारे पास एक चर है, वेरिएबल है p, इसमें हमने 7 जोड़ने हैं, यानी इसमें प्लस कर दो 7, तो पहला बन गया p प्लस 7, ये व्यंजक बनाना है, ठीक है। अगला चलते हैं b पे, b में ये कह रहा है p में 7 घटाना, p हमारे पास वेरिएबल है, चर है, इसमें से हमने 7 घटाना है, -7 आ गया, ठीक है। सी पे चलते हैं, सी पे बोल रहा है p को 7 से गुणा करना, p है उसको 7 से गुणा करना है, यानी p को गुणा करना है 7 से, और ये क्या बन जाएगा, p को 7 से गुणा करेंगे 7p, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको, गुणा करके 7p इकट्ठा लिख देंगे। डी पे चलते हैं, p को 7 से भाग देना, p को 7 से भाग देना, तो p बटे 7, ठीक है। ई पे चलते हैं, ई पे कह रहा है -m में से 7 घटाना, -m है इसमें से घटाना है 7, मतलब घटाने के लिए माइनस, इसमें से 7 घटा दिया, यानी -m - 7 हमारे पास क्या बन गया, व्यंजक बन गया। एफ पे चलते हैं, -p को 5 से गुणा करना, अब -p है इसको 5 से गुणा करेंगे इंटू 5, क्या बन जाएगा -5p, ऐसे लिख देंगे इसको, -5p आगे, ठीक है, माइनस आगे आ जाएगा। ई पे सॉरी एच पे जी पे चलते हैं, -p को 5 से भाग देना, -p को 5 से भाग देने के लिए -p बटे 5, ठीक है। लास्ट है p को -5 से गुणा करना, वापस से p है इसको गुणा करना है -5 से, हमेशा जैसे ये आ गया p इंटू -5 तो क्या करना है, बीच में मत कर देना p -5, नहीं, सबसे पहले जो चिन्ह है गुणा के केस में चिन्ह आ गया जाएगा माइनस का, बचा 5 और p -5p इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं फिफ्थ में, फिफ्थ में भी हमारे पास ऐसी स्थितियां दी गई हैं, वो थोड़ी एडवांस है, और उसमें भी हमने क्या करना है, उसमें भी व्यंजक ही बनाने हैं। 2m में, ठीक है, 2m हमारे पास एक चर दिया गया है m, उसमें 2 को गुणा किया गया, उसमें 11 जोड़ने हैं, एक 2m है, इसमें कितने जोड़ने हैं 11, 2m प्लस 11, ठीक है। अगला चलते हैं b पे, b में कह रहा है 2m में से 11 घटाना, 2m है इसमें से 11 घटाने हैं, 11 घटाने के लिए -11 घटा दिए, ठीक है। सी पे चलते हैं, सी में कह रहा है y के 5 गुणे में 3 जोड़ना, y के 5 गुणे मतलब y का 5 गुना क्या होगा 5y, 5 को y से गुणा कर देंगे यानी 5y बन जाएगा, इसमें हमने कितने जोड़ने हैं, इसमें 3 जोड़ने हैं, तो 5y प्लस 3 बन जाएगा। अगला चलते हैं डी पे, डी पे ये कह रहा है y के 5 गुणे में से 3 घटाना, हाँ वैसे ही y के 5 गुणे मतलब 5y, 5 गुना हो गया y का, इसमें से 3 घटा दिया, इसमें से माइनस कर दिया 3, ठीक है। ई पे चलते हैं, y को -8 से गुणा करना, y को -8 से गुणा करना, y गुणा -8, ये क्या बन जाएगा -8y, जैसे पीछे क्या था क्वेश्चन, ठीक है। एफ पे चलते हैं, एफ पे कह रहा है y को -8 से गुणा करके, y को -8 से गुणा करेंगे तो -8y बन जाएगा, जैसे यहाँ बना था, y को -8 y से गुणा करके, फिर जो परिणाम आया उसमें 5 जोड़ना, ये हमारे पास y को -8 से गुणा करके परिणाम आया, इसमें कितने जोड़ देने हैं 5 प्लस 5 जोड़ दो, तो -8y प्लस 5 हमारे पास ये व्यंजक बन जाएगा। जी पे चलते हैं, जी पे कह रहा है कि y को 5 से गुणा करके परिणाम को 16 में से घटाना, चलिए y है इसको 5 से गुणा करके यानी 5y, और जो परिणाम आया उसमें से 16 घटा दो, परिणाम को 16 में से घटाना, अच्छा 16 में से घटाना है तो 16 - 5y, 16 में से इसको घटा दो जो परिणाम आया है। अगला चलते हैं, y को -5 से गुणा करके परिणाम को 16 में जोड़ना, 16 में जोड़ना तो जोड़ना के लिए बाद में लिख देंगे, 16 में जोड़ना है हमने, और साथ में
क्या कहा है, y को -5 y से गुणा करना है और जो परिणाम आया है उसको 16 में जोड़ दो +16। ठीक है, चलिए हो गया h तक। हाँ, 6 क्वेश्चन में हमारे पास है t और 4 का प्रयोग करके व्यंजक बनाइए। एक से अधिक संक्रिया का प्रयोग न करें, प्रत्येक व्यंजक में t अवश्य होना चाहिए। व्यंजक बनाना है, ठीक है, तो व्यंजक अपने हिसाब से बना लो। ए पार्ट मैं करा देती हूँ, बी पार्ट आपके लिए एक्सरसाइज है। ठीक है, t और 4 का प्रयोग करना है सिर्फ हमने, करो। t + 4 बन गया। ठीक है, व्यंजक के तो बनाना है। ठीक है, एक माइनस कर दो, t - 4 बन जाएगा, 4t बन जाएगा, 4t। ठीक है, 4 को जब 4 से गुणा कर देंगे, t को डिवाइड कर दो 4 से, एक बन जाएगा 4 + t। ठीक है, आगे पीछे ले लो इनको, 4 - t, बस इतने ही बनेंगे। ऐसे ही और बनाने, और t हर उसमें t होना चाहिए, हर इसमें t हमारे पास है। वैसे b में y 2 और 7 का प्रयोग करके आपने व्यंजक बनाने, आपके लिए एक्सरसाइज है। चलिए अब चलते हैं 11.4 एक्सरसाइज पे, देखते हैं इसमें क्या है। इससे पहले कुछ इसके बेसिक है, अगर बेसिक में इतना ज़्यादा है नहीं, बट इसको कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 11.4 का, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहे हैं कि सरिता की वर्तमान आयु, जो सरिता की वर्तमान आयु है वो y वर्ष लेनी है हमें। ठीक है, और उसके बेस पे क्वेश्चन देने, सरिता की जो प्रेजेंट एज है, वर्तमान आयु, वो y वर्ष ली है हमने, y। ठीक है, उसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। y अभी है इसकी आयु, प्रेजेंट एज। ठीक है, अभी है, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, इसमें 5 अभी के एज में y है, इसमें क्या कर देंगे 5 जोड़ देंगे, 5 वर्ष बाद इतनी आ जाएगी बाद में। ठीक है, अगला आते हैं, और हमने क्वेश्चन के आंसर करके मतलब एक व्यंजक टाइप बनाने, तो व्यंजक बन गया y + 5। अगर चलते 3 वर्ष पहले उसकी आयु क्या थी। ठीक है, 3 वर्ष पहले उसकी आयु क्या थी, अब पहले बोल रहे हैं, अभी आज इसकी आयु y है, 3 वर्ष पहले कितनी होती होगी, +3 करेंगे या -3, पहले बोल रहे हैं तो -3, यानी y - 3। 3 वर्ष पहले इसकी आयु थी y - 3। ठीक है, अब है सरिता के दादाजी की आयु उसकी आयु की 6 गुनी है, उसके दादाजी की आयु क्या है। हाँ, अब उसकी आयु अगर y है तो उसके दादाजी की बोले 6 गुनी है, यानी 6 को गुणा कर देंगे y से, तो y × 6 कितना आ जाएगा 6y, तो उसके दादाजी की आयु कितनी आ गई, सरिता के दादा की आयु 6y आ गई। ठीक है, अगला चलते हैं 3 पे, सॉरी 4 पे। 4 पे ये कह रहे हैं कि उसकी दादाजी से 2 वर्ष छोटी है, दादी जी की आयु क्या है। अब पहले देखो दादाजी की आयु कितनी है, दादाजी की आयु हमने निकाली अभी 6y। अब दादी जी की आयु बोले कि दादाजी की आयु से 2 वर्ष छोटी है, 2 वर्ष छोटी मतलब -2 कर देंगे, घटाएंगे ना। ठीक है, अगर मान लो उसके दादाजी की आयु है 50 वर्ष, तो दादी जी की आयु कितनी हो जाएगी 48 होगी, 2 माइनस करेंगे। ठीक है, 2 वर्ष छोटी है तो 6y - 2 आ गई दादी की आयु। ठीक है, 5वें में चलते, सरिता के पिता की आयु सरिता की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो उसके पिता की आयु क्या है। हमारे पास पता है सरिता की आयु y है, इसके पिता की आयु 3 गुनी है, इसकी आयु से 3 गुनी +5, 3 गुनी यानी 3 × y + 5 और। ठीक है, तो 3y आ गया, 3 गुनी 3y + 5, 5 की आ गई इसकी पिता की आयु आ गई। आया समझ। चलिए अब चलते बी पार्ट पे, बी में देखते क्या बोल रहा है ये। बी में कह रहा है एक आयताकार, अच्छा इससे कोई लेना देना नहीं है ना। हाँ, बी पार्ट तो अलग है। ठीक है, बी पार्ट में एक आयताकार हॉल दिया गया है हमारे पास, उसकी लंबाई और चौड़ाई के तिगुने से 4 मीटर कम है। यदि चौड़ाई b मीटर है तो लंबाई क्या होगी। चौड़ाई इन्होंने हमारे पास बोला है b मीटर, चौड़ाई दी है b मीटर, b दिया है चौड़ाई के लिए। अब ये कह रहे हैं अगर लंबाई उसकी चौड़ाई के तिगुने से 4 अधिक है, तिगुने लंबाई कितनी आ जाएगी, चौड़ाई का 3 गुना, चौड़ाई का 3 गुना मतलब 3 से गुणा कर देंगे चौड़ाई को, और 4 मीटर कम है, 3 गुने से 4 मीटर कम के लिए क्या करेंगे -4 मीटर कम है, कम। ठीक है, तो इनको गुणा करो, 3b आ जाएगा, गुणा करके 3b आगे क्या है -4, तो लंबाई कितनी आ गई 3b - 4 मीटर। आया समझ। चलिए सी पार्ट पे चलते हैं। एक आयताकार बॉक्स की ऊंचाई h सेंटीमीटर दी है उन्होंने, आयताकारी बॉक्स से ऊंचाई दी है h सेंटीमीटर, लंबाई और चौड़ाई है 5 गुनी है, और इसकी लंबाई ऊंचाई की 5 गुनी है। ठीक है, हमारे पास ऊंचाई है आयताकार बॉक्स की h,
h मीटर है और लंबाई और चौड़ाई हमने ज्ञात करनी है। तो पहले लंबाई ज्ञात करते हैं। लंबाई के लिए इन्होंने कहा कि जो इसकी लंबाई है वो ऊंचाई की 5 गुनी है। अगर ऊंचाई हमारे पास h है तो इसकी 5 गुनी क्या होगी, 5 गुणा h। लंबाई 5 गुनी है इसकी ऊंचाई की। ऊंचाई अगर h है तो उसकी 5 गुनी, 5 से गुणा कर देंगे, क्या आंसर आ जाएगा 5h मीटर। 5h मीटर हमारे पास आ गई लंबाई। अब करते हैं चौड़ाई ज्ञात। चौड़ाई वो बोल रहे हैं जो चौड़ाई है वो लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम है। जो चौड़ाई है वो लंबाई से, लंबाई हमने निकाली 5h, इससे 10 सेंटीमीटर कम। लंबाई अभी निकाली हमने 5h, 10 सेंटीमीटर कम क्या आ जाएगी 5h माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए चलते हैं अब डी को। इसमें लंबाई चौड़ाई तो ज्ञात करनी थी हमने। अब चलते हैं डी पे। चलते ही थोड़ा बड़ा क्वेश्चन डी वाला, पढ़ने में बड़ा है, आंसर छोटा ही होगा। डी को समझते हैं। मीना, बीना और लीना, 3 है लड़कियां। मीना, बीना, लीना पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़ रही हैं। मीना सीढ़ी S पर है। चलिए मीना, बीना और लीना, इसमें से जो मीना है वो सीढ़ी S पर है ये, ठीक है। बीना, मीना से 8 सीढ़ियां आगे हैं। अब अगर बीना 8 सीढ़ियां आगे हुई मीना से, तो मतलब S प्लस 8 सीढ़ियां आगे हैं। ये S है मीना की, मीना से 8 सीढ़ियां आगी, बीना आ गई, S प्लस 8 आ जाएगा। ठीक है, अब है और लीना, मीना से 7 सीढ़ियां पीछे हैं। जो लीना है वो मीना से 7 सीढ़ियां पीछे, मतलब मीना 7 है, S में पहुंच गई है, इसे 7 सीढ़ियां पीछे है तो -7 लीना, S -7। ठीक है, अब बीना और लीना कहाँ पर है बता दिया हमने। बीना है S प्लस 8 पे और लीना है S -7 पे। और चोटी पर पहुंचने के लिए कुल सीढ़ियां मीना द्वारा चढ़ी गई सीढ़ियों की संख्या के 4 गुने से 10 कम है। सीढ़ियों की कुल संख्या को S के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये कह रहे हैं अगर चोटी में हमने पूरे जाना है तो उस चोटी की, पहाड़ की चोटी है, इस पे सीढ़ियां लगी हैं ऊपर को, ठीक है सीढ़ियां, तो ये सीढ़ियां कितनी हैं ये हमने बताना है। अब जो मीना की चोटी, मीना की सीढ़ी है S, ठीक है, S पे पहुंच गई है। इसकी सीढ़ी के मीना द्वारा चढ़ी गई सीढ़ियों की संख्या के 4 गुने से, 4S, ठीक है, यानी 4 गुणा S, 4 गुना 4S आ गया। ठीक है, 4S लिख दो इसको सीधा ही, 4S। इसके 4 गुने से 10 कम है, यानी -10, 10 कम बोला है तो -10, यानी टोटल सीढ़ियां कितनी आ गई 4S -10, इसकी टोटल सीढ़ियां आ गई। ठीक है, बस यही करना था। क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया था, बहुत ईजी था, उसको समझना बस। ठीक है, आगे बोला है तो 8 प्लस कर दिया हमने, पीछे बोला है तो -8 कर दिया। आया समझ? ज़्यादा है तो प्लस कर देंगे, कम है तो माइनस कर देंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ई है इसमें क्वेश्चन में, एक बस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह दासपुर से बीसपुर जा रही है। बस के 5 घंटे चलने बाद बीसपुर 20 किलोमीटर दूर रह जाता है। दासपुर से बीसपुर की दूरी कितनी है? एक बस है वो जा रही है दासपुर से बीसपुर, दासपुर से जा रही है वो बीसपुर। ठीक है, हमने v का प्रयोग करना है इसमें। ठीक है, डिस्टेंस के लिए v, दूरी बतानी है, इसके लिए v का प्रयोग करना है और क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है। दासपुर से बीसपुर जब बस हमारे पास जा रही है, बस दासपुर से बीसपुर जा रही है, तो जब ये 5 घंटे चल जाती है तो बीसपुर हमारे पास सिर्फ 20 किलोमीटर दूरी पर रह जाता है। ठीक है, 5 घंटे मानो यहाँ चली तो उसके बाद बीसपुर हमारे पास 20 किलोमीटर दूरी पर रह जाता है। तो ये बताना है कि कितना दूर है दासपुर से बीसपुर की दूरी क्या है, हमने वी में उसको बताना है। ठीक है, चलिए 5 घंटे चली जब वो, यानी 5v। ठीक है, v क्या है दूरी, 5 घंटे चल पड़ी 5v, उसके बाद में 20 और रह जाता है, और रह जाता है ज़्यादा है मतलब, यानी +20। तो कितनी दूरी आ गई, दासपुर से बीसपुर की दूरी आ गई 5v + 20। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास कुछ व्यंजक दिए गए हैं, नीचे व्यंजक बनाने हैं और हमने इसको साधारण कथनों में बदलना है, सेंटेंस दिए हैं। ठीक है, तो इसमें दिया है एक अभ्यास पुस्तिका है, उसका मूल्य है ₹P। ठीक है, अभ्यास पुस्तिका जो होती है ना, प्रैक्टिस नोटबुक आती है आपके पास, ठीक है, उसका है ₹P की है वो, और जो उसकी पुस्तक है उसका मूल्य है ₹3। तो हमने इसको साधारण कथनों में क्या करना है, बदलना है। तो क्या ये किसका मतलब क्या होगा, अगर P हमारे पास क्या है
प्रैक्टिस नोटबुक है, मतलब अभ्यास पुस्तिका है, और पुस्तक की कीमत 3p है। क्या लग रहा है? 3 गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है ना, p मतलब इससे 3 गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका सेंटेंस बन जाएगा कि पुस्तक का जो मूल्य है वो अभ्यास पुस्तिका से 3 गुना है। ठीक है, वैसे ही टोनी के मेज पर क्यू कंचे रखे हैं और उसके बॉक्स में उसके पास डिब्बे में 8 क्यू कंचे, 8 क्यू यानी 8 गुना है कंचे से। मेज पर रखे कंचे है क्यू और बॉक्स में है 8 क्यू। तो बॉक्स में रखे जो कंचों की संख्या है वो मेज पर पड़े कंचों की संख्या से 8 गुना है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। सी पे चलते हैं। हमारी कक्षा में n विद्यार्थी है और स्कूल में टोटल है 20n, मतलब पूरे स्कूल में जो विद्यार्थी है उनकी संख्या हमारी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या से कितने गुना है? 20 गुना है, 20 गुना है। ठीक है, अगला चलते हैं डी पे। डी पे है जुगनू की आयु z वर्ष है और उसके चाचा की आयु 4z है। तो यानी जुगनू के चाचा की आयु उसकी आयु से 4 गुना है, 4z है। ठीक है, 4 गुना आ गई। और उसकी चाची की आयु 4z-3 और उसकी जुगनू की चाची की जो आयु है वो उसके सीधा ऐसे लिख सकते हो, उसकी चाचा की आयु से 3 साल कम है। ये बोल रहे 4z-3 मतलब 4 गुने से 3 कम है। जुगनू की चाची की आयु उसके 4 गुने से 3 कम है। चलिए बस अब है, अच्छा ई भी बच गया है इसमें, ई को इधर ही कर लेते हैं। ई में इन्होंने कहा है बिंदुओं की एक व्यवस्था में 8 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 5 बिंदु हैं। 8 पंक्तियां हैं, हर बिंदु में 5 बिंदु है। क्या लिखा है इन्होंने? हाँ, तो जो बिंदुओं की संख्या है वो पंक्तियों की संख्या की 5 गुनी है। ठीक है, बिंदुओं की संख्या पंक्तियों की संख्या की 5 गुनी है। चलिए, इसमें यही था, पर ज़्यादा कुछ था नहीं, इसमें कथन ही बनाने थे हमने कि कितना गुना है, ताकि आपको समझ आए कि 8 गुना है इससे, ये 20 गुना था, यहाँ पे 3 गुना था, यहाँ पे 4 गुना था और फिर 3 कम था इसमें। ठीक है, व्यंजक ही सीखने थे हमने, इसमें व्यंजक बनाना ही सीखने थे। जो थर्ड क्वेश्चन है 11.4 एक्सरसाइज का, वो आपके लिए हो जाएगा एक्सरसाइज। ठीक है, उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं, व्यंजक ही दिए गए हैं। और इसके बाद चलेंगे अब हम 11.5 एक्सरसाइज में, वो आएगा, वो हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, 11.5 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।